कक्षा 8 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 5 धातुएं और अधातुओं के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि धातु या धातु की चालकता कैसे नापते। तो ग्रेफाइट हमारी चालक है, तो ग्रेफाइट की छड़ ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस छड़ को जो है हमने रख रखा है। यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट की छड़ लिखी है। यहाँ पर ये ग्रेफाइट की छड़ जो है ये रख दी गई है और सेल लगा दिए गए हैं। 2 सेल लगे हैं, तो सेल दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पर ये बल्ब दिखाई दे रहा है। जैसे इसको लगाते हैं, इसके बीच में जोड़ते हैं, तो ये बल्ब हमारा जल जाता है। ये बल्ब क्या होता है? जल जाता है, जल उठता है। और जैसे जल उठता है तो ये इस चीज को दर्शाता है कि ये ग्रेफाइट की छड़ जो है हमारी चालक, यानी कि इसमें चालकता इसकी है। और ये गंधक का चूर्ण यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। ये गंधक का चूर्ण जो है यहाँ पे रखा गया, ये रखा गया इसके बीच में, तार के बीच में। अब इससे क्या होता है, ये शुष्क सेल 2 शुष्क सेल लगाते हैं, लेकिन ये बल्ब नहीं जलता है। ये बल्ब नहीं जलता है, ध्यान रखना बच्चों, ये बल्ब नहीं जलने पाता है। तो ये जब नहीं जलेगा तो क्या होगा, ये अचालक हो गया, मतलब ये इसकी चालकता शून्य है। तो ये चालक और अचालक जो है नापने के काम में आता है, चालकता इसकी है या नहीं है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल करने का तरीका है। चलिए देखते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहले ये है नंबर 1, धातुओं की संख्या अधातुओं से अधिक होती है हमेशा। ध्यान रखना, अधातुओं से धातुओं की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? अधिक। नंबर 2 पर आता है आपका ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये क्या चीज है? धातुएं होती हैं, क्योंकि धातुओं का इलेक्शन चल रहा है। तो धातुएं लिखना है हमें। धातुएं ऊष्मा की और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। भंगुर होती है। भंगुर क्या होती है? गंधक, गंधक जो है वो भंगुर होती है, टूट जाती है। चलिए आगे देखिए। अब इसमें और धातुओं के उदाहरण देने हैं। तो लोहा, तांबा और चांदी कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है? लोहा लिख दीजिए, इसके बाद चांदी लिख दीजिए और तांबा। ये जो है सभी क्या है? धातुओं के उदाहरण। ये उदाहरण आपको लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। धातुएं अधिकतर अधातुओं से क्या होती हैं? कठोर होती हैं। तो ये वाला आपको सही लिखना है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या है? अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं या सुचालक होती हैं। तो ये बच्चों सुचालक होती है, धातुएं सुचालक होती है। धातुएं चमकदार होती हैं। तो चमक किसमें होती है? धातुओं में होती है। तो ये धातुएं चमकदार होती है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, क्या बोला जाता है? आघात वर्धवता। ये है आघात वर्धवता। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो ये विलयन क्षारीय होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? MgO होता है। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये क्या बना लेता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये MgOH बनाता है और ये क्या चीज है? क्षार है। तो क्षार होने की वजह से इसकी आकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है? तो जिंक धातु कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देती है। तो होता यह है CuSO4 होता है बच्चों। इसमें जैसे ही जिंक डालते हैं, ये Zn है, ये डालते हैं तो क्या होता है? ZnSO4 बना लेता है, मतलब कॉपर को जिंक हटा देता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। ये है इसका तरीका। नंबर 3 में देखिए, क्या तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा? हाँ बिल्कुल कर देगा। फेरस सल्फेट होता है FeSO4 और तांबा होता है Cu। ये क्या करेगा? ये CuSO4 बना लेगा और आयरन को अलग कर देगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जरा हम लोग क्या है ये। अगला है, लोहे, एल्युमिनियम आदि के बर्तनों में आचार क्यों नहीं रखा जाता? ये आचार क्यों नहीं रखा जाता है? तो कारण है क्योंकि ये
अम्लीयता प्रकृति होती है। आचार क्या होता है? अम्लीयता के कारण वह लोहे और एल्युमिनियम से क्रिया कर लेता है और ऐसे पदार्थ बनाता है जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, खाने योग्य नहीं होते। अगला प्रश्न है, प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? तो वो गैस है हाइड्रोजन। देखिए अम्ल है, ये है आपका धातु कोई सी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, और अम्ल हमने HCl ले लिया है। ये क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये बैलेंस की समीकरण कर दिए हमने। तो ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाता है। उत्कृष्ट धातुएं किससे कहते हैं या नोबल भी बोलते हैं? वे धातुएं जो वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात उनके द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं, उन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती। चलिए आगे कुछ आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा है। आपको संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। तो यहाँ पर पानी दिखाया हुआ है, यहाँ पानी के अंदर डुबा दिया गया है, ये आधा पानी आधा वायु में है। इधर ऊपर क्या है? वायु है, और नीचे क्या है? पानी या जल जिसको बोलते हैं, ये पानी है। यहाँ केवल क्या है? जल है उपस्थित, और यहाँ क्या है? वायु है। तो जंग किसमें ज्यादा लगेगा? जहां दोनों चीजें होंगी। तो ये आपका पानी है, उबलता हुआ पानी है, और कैल्शियम क्लोराइड है, डूबा हुआ है। ये कैल्शियम क्लोराइड में इसको डुबो दिया गया, वायु नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड है बच्चों। यहाँ पे यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड में डूबे रहने की वजह से जो है क्या होता है? अधिक जो संचारण, इसमें जो है जंग जो ज्यादा लगेगा इसमें लगेगा, क्योंकि वायु और पानी दोनों ही जरूरी शर्तें हैं जंग लगने के लिए, ये आवश्यक शर्तें हैं। जल में है तो नहीं लगेगा, ये उबलता हुआ जल, इसमें नहीं लगेगा, जंग जो है नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लगेगा। तो ये इसकी आवश्यक शर्तें हैं। जंग लगने की आवश्यक शर्तें क्या हुई? वायु और पानी दोनों ही होना जरूरी है। चलिए आगे देखिए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जाता है? तो चलिए देखिए, लोहे की कील, पाइप आदि का कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहने तो उसमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। यह संक्षारण की परिभाषा है आपकी। लोहे की वस्तु को साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है। वस्तु पर जिंक की परत चढ़ जाती है। घरों की छतों पर बनने के लिए जो प्रयुक्त लोहे की चादरें होती हैं, बाल्टियां होती हैं या टंकियां होती हैं, उसको संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? उन पर धातुओं की परत चढ़ाई जाती है जो उनकी रक्षा कर सके। यह कार्य विद्युत लेपन विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लोहे पर टिन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ा करके इनको सुरक्षित किया जाता है। ये यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ध्यान रखना बच्चों, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन। ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन। ये लोहे की कील डाली हुई आपको दिखाई दे रही है, विलयन में डाल दिया गया। थोड़ी देर में क्या होता है? लोहे की कील पर जो है फेरस सल्फेट्स के विलयन से कॉपर की परत इसके ऊपर चढ़ जाती है, यानी तांबे की परत जो है वो इसके ऊपर चढ़ जाती है, तो और विलयन का रंग भी बदल जाता है। तो लवण के विलयन से धातु का विस्थापन हम अपने प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन से अवयव मिले होते हैं? लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। इसका उपयोग काहे में करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं, शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में करते हैं। और कांसे के अथवा तांबे व टिन का है, मतलब इसमें तांबा और टिन मिला होता है। इसका उपयोग जो है मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में किया जाता है। तो ये उपयोग भी याद करने हैं, और क्या इसके अंदर कंपोजिशन है, इसका मतलब कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, उनके अवयव भी याद करने पड़ते हैं। चलिए, क्लोरीन तथा टिंचर आयोडीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के लिए करते हैं तथा जल के शोधन में किया जाता है, लेकिन टिंचर आयोडीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये टिंचर आयोडीन वही है जो हॉस्पिटल में जाकर के आप लोग जाते हैं, घाव धोने के लिए पीला सा लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ लगाया जाता है, चोट को धोने होने के काम में आता है। ये तो वो इस तरह से बहुत ज्यादा उपयोगी होता है।
आगे चलते हैं, प्रश्नों पे सही विकल्प चुनिए। ये है आपको दिया, पहला तो ये है धातुओं का गुण नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा धातु का गुण नहीं है। भंगुरता, विद्युत चालकता, उच्च घनत्व और आघात वर्धनता व तान्यता। तो ये जो है मेन भंगुरता है, मतलब टूट जाना तेजी से। दूसरा है सोने, चांदी और लोहे की पिनों को कॉपर सल्फेट की घोल में डुबोने पर किस पिन पर तांबे की परत चढ़ेगी, तो ये बताना है आपको। तो लोहा है एक जैसे जिस पर चढ़ेगी, सोना नहीं, चांदी भी नहीं, तो नहीं, लोहे पर ही चढ़ेगी। थर्ड है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं, तो अभी बताया था मैंने, आयोडीन का करते हैं, 3-4 आयोडीन बना करके करते हैं। चलिए, लोहे पर जंग लगता है, क्यों लगता है वो बताना है आपको। केवल हवा में नहीं हो सकता, केवल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ये भी नहीं, केवल पानी में नहीं, हवा और पानी दोनों के ऊपर, तो यही सही कंडीशन है हमारी। उत्कृष्ट धातु है कौन सी है जो अभिक्रिया नहीं करती किसी से, तो लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, सोना है उत्कृष्ट धातु, यानी नोबल मेटल बोलते हैं इसको। ये किसी से अभिक्रिया नहीं जल्दी करता है। नंबर 6, 4 और 5 हो चुके हैं आपके, छठे पे चलते हैं। किसे धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, तत्व को करते हैं, यौगिक को करते हैं, मिश्रण को करते हैं, या उपरोक्त सभी को करते हैं, तो तत्व को करते हैं। तो वर्गीकरण केवल तत्वों का ही होता है। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः होती हैं, तो ये निष्क्रिय होती है, किसी से जल्दी क्रिया नहीं करती, तो यहां निष्क्रिय लिखना है आपको। अगला है नंबर 1 हो गया, दूसरे पे देखिए, पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है ये, भंगुरता। अगला थर्ड है, दहन के फलस्वरूप धातु ऑक्साइड बनाती है, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ क्षारीय लिखेंगे आप लोग, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। नंबर 4 आ जाओ, जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक है, जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक क्या है, तांबा है, तो यहाँ पे आप लोग तांबा लिखेंगे। चलिए, इसके बाद है मिश्र धातु का उपयोग रेल की पटरियां बनाने में करते हैं, तो इस्पात का करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे इस्पात लिखा है, ये आपका इस्पात है, तो इस तरह खाली स्थान आप लोग भर लेंगे। चलते हैं उचित संबंध जोड़ने की तरफ। तो सबसे पहले आता है डेल्यूरियम, ये ड्यूरेलुमिन, ये ड्यूरेलुमिन होता क्या है, किस काम में आता है, तो ये अधिकतर वायुयान बनाने के काम में आता है। ये नंबर 1 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ टिक भी कर दे रहा हूं जिससे पता चलता रहेगा कौन कौन हो गए हैं। नंबर 2 है स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील कहाँ काम आता है, ये आता है शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में, तो यहां पर आप दूसरा डाल दे रहा हूं मैं। इसके बाद तीसरा है क्लोरीन, क्लोरीन तो जीवाणुनाशक के रूप में आती है, ये यहाँ काम आएगी, तो नंबर 3 यहाँ पर है आपका। और सोना क्या है, ये आभूषण बनाने के काम आता है, तो नंबर 4 यहाँ पर है। इस तरह से आप लोग उचित संबंध बना लेंगे, इनके आगे सही सही वाले लिख लेंगे या इनके आगे नंबर लिख लेंगे, जैसे मैंने लिख करके दिखाया है आपको। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित सही कथन है या गलत पहचान करके गलत कथन को सही कथन यानी लिखना है इसको आगे। पहला है, सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है, सही है ये, सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है, तो ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो है पारा जो है द्रव में होता है, ध्यान रखना, पारा कैसी अवस्था में होता है, द्रव में होता है, तो ये ध्यान रखना, इसकी वजह से ये जो है गलत हो गया, तो ये अब गलत लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा आता है, सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, ये सही है, अधिक क्रियाशील। चलिए, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, कार्बन और क्रोमियम की धातु से बना है, मिश्र धातु है, तो ये भी आपका सही है, नंबर 3 हो चुका है। नंबर 4, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, नहीं, गलत है ये, यानी ये आपका गलत है। तो गलत क्या होता है, ये क्षारीय नहीं बताते, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, धातुएं अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये अधातु हो गया, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो SO2 बनाता है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ध्यान रखना बच्चों, ये अम्लीय ऑक्साइड है।
चलिए आगे है नंबर 5, जंग लगना धातु संचारण का उदाहरण है। बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो आपको इस तरह से देखना है इनको। आगे चलते हैं कुछ अंतरों की तरफ। धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखने हैं। तो पहले भौतिक गुण ले लेते हैं। यहाँ धातु है और ये अधातु है हमारी। तो पहला नंबर 1 है, ये है आपका धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की दुर्बल चालक होती हैं, यानी कि अचालक होती हैं, उचालक कह लीजिए उसको। नंबर 2 आ जाइए, धातुओं में चमक होती है, लेकिन यहाँ क्या है, एक अपवाद है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। चलिए अगला दे दिया नंबर 3, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। इधर क्या है, इधर चमक में भी एक अपवाद है बच्चों, देखना आयोडीन जो चमकदार अधातु है। इसमें क्या है, अधातु में है, ये अधातुएं ठोस, द्रव या गैस हो सकती हैं और धातुएं कमरे के ताप पर अधिकतर ठोस होती हैं। केवल मरकरी यानी कि पारा जो है वो द्रवावस्था में रहता है और इधर अपवाद में क्या है, पारा है वो द्रवावस्था में रहता है। यहां पर पारा नहीं है बच्चों, इस पारे को काट लीजिए, यहां पर है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है और यहां पर अपवाद क्या है, अपवाद जो है वो पारा है। पारा द्रव अवस्था में होता है। पारा धातु हमारा हमेशा अवस्था द्रव में रहती है, इधर पारा नहीं होता, इसमें ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। रासायनिक गुणों पे भी चलते हैं जरा क्या है। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर भास्मिक ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अभी मैंने दिखाया था आपको। नंबर 2 है, धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती है और अधातुएं जल से नहीं क्रिया करती। ये अधातुएं हैं बच्चों, यहाँ पे ये अधातुएं, देखिए अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्लोराइड विलयन बनाती हैं और यहाँ अधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपके ये 3 इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आप लोगों को करने हैं ये उदाहरण, आशा है कर सकते हैं आसानी से आप लोग। अगला है क्वेश्चन आपका, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बेचारे सोना और चांदी जो है उत्कृष्ट धातुएं हैं, जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। यह अघात वर्धनीय वो तथा तन्य है, इनमें चमक होती है तथा यह वायुमंडल में खुली रखने पर जल्दी मलिन नहीं होती है, मतलब अभिक्रिया नहीं करती वायु से। इसलिए आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग किया जाता है। मेन क्या है, ये जो धातुएं हैं सोना और चांदी, ये जो सोना है और ये जो चांदी है, ये क्या होती हैं, ये अक्रिय होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं या नोबल मेटल भी बोलते हैं इसको, नोबल मेटल, नोबल मेटल भी बोलते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। जब अभिक्रिया नहीं करेंगे तो आभूषण इसी से बनाए जाते हैं, इसलिए ये महंगा बिकता है। अगला है नंबर 3, रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो ये है उत्तर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि दूसरे छोर पर सोना है जो कि लगभग निष्क्रिय है, जिसके आधार पर क्रियाशीलता श्रेणी निम्न प्रकार बनती है। देखिए क्या है, सबसे पहले सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, और ये गोल्ड हो गया या तो सोना बोलते हैं। चलिए है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? तो वास्तव में शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने के आभूषण इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि शुद्ध सोना नरम होता है, बहुत नरम होता है, इसलिए सोने में थोड़ी सी मात्रा चांदी और तांबे की मिलाने से वह कठोर हो जाता है और उसी अशुद्धि को मिला करके सुनार कमा ले जाते हैं। अपनी बचत इसी सब चीजों से करते हैं वो। अधिकतर वो 23 कैरेट का बताते हैं, लेकिन 22 या 20 कैरेट का बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, अगले में चलते हैं। मिश्र धातु क्या है? किन्हीं 4 मिश्र धातुओं के नाम, उनके प्रमुख अवयव और उसके उपयोग लिखिए।
तो धातुओं अधातुओं और के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, और 4 मिश्र धातुओं के नाम उनके प्रमुख अवयव निम्न प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है इस्पात, स्टील। इसमें लोहा और कार्बन मिला हुआ होता है। काहे में काम आता है? जहाज बनाने में, पुल है और रेल की पटरियां बनाने। नंबर 2 नंबर पे आता है कांसा। कांसा क्या है? तांबा और टिन मिला हुआ होता है इसके अंदर, मूर्तियां और सिक्के बनाने में काम आता है। नंबर 3 पीतल है। पीतल काहे में काम आती है? तांबा और जिंक बनाने में काम, मतलब जिंक इसमें मिला हुआ होता है, पीतल में तांबा और जिंक मिला हुआ होता है। ये बर्तन और मशीन बनाने के काम में आता है। नंबर 4 पे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये है तांबा, जिंक और निकल। इसमें सिल्वर नहीं होता है, तो ध्यान रखना, ये तांबा, जिंक और निकल बिल्कुल चांदी जैसा दिखता है। ये बर्तन बनाने में काम आता है। नंबर है अगला 5वां है ये डूरेलुमीन। ये डूरेलुमीन क्या है? ये एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्रण है। प्रेशर कुकर बनाने में काम आता है। वायुयान के विभिन्न भाग बनाने के काम आता है। अगला पार्ट है धातु संचारण क्या है, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, ये हमें करने हैं। उत्तर है देखो, लोहे की कील, पाइप आदि का कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहे तो उनमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना धातु संचारण कहलाता है, यानी कि जंग लगना कहलाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम? नम वायु से इसे दूर रखना चाहिए, और इसके कई उपाय हैं। देखते हैं एक एक उपाय क्या है। पहला उपाय क्या है? पेंट करना होता है। संचारण रोकने का सबसे प्रचलित उपाय क्या है? धातु की सतह पर पेंट की परत लगा देते हैं। दूसरा क्या है? ग्रीस लगा दिया, अच्छे अच्छे को ग्रीस लगा दिया। तेल या ग्रीस की परत लगा करके धातु को वायु और नमी के संपर्क से तोड़ा जाता है, जिससे उस पर जंग ना लगने पाए। अगला है कम सक्रिय धातु की परत चढ़ा देना। तो लोहे की धातु पर क्या करते हैं? उसको साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है, अर्थात संचारण से बचाने के लिए उन पर धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर जिंक की धातु की परत चढ़ा दी जाती है। नंबर अगला आ रहा है मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। तो इन धातुओं को उपयोगी और बनाने के लिए क्या करते हैं? उनमें अन्य धातुओं या धातुओं को मिला दिया जाता है। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मिश्र धातुएं अधिक कठोर और जंग प्रतिरोधी होती है, जंग नहीं लगता। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है रेल की पटरी बनाने में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो यह है लोहा एक सक्रिय धातु है, अधिक समय तक खुले में रहने के कारण उसमें संचारण होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए रेल की पटरियों के निर्माण के लिए शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, जो लोहे से अधिक कठोर एवं जंग प्रतिरोधी होता है। अगला आ रहा है गतिविधि द्वारा समझाइए कि मैग्नीशियम लोहे से ज्यादा सक्रिय है। तो देखिए क्या होता है, ये उत्तर दिया जा रहा है इसका। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे फेरस सल्फेट के विलयन से में मैग्नीशियम धातु को डुबाया जाता है तो वह लोहे को विस्थापित कर उसकी जगह ले लेती है, अतः सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। तांबे की किसी वस्तु को रेत मल पेपर से रगड़िए तथा किए गए अवलोकन को कारणों सहित समझाइए। तो तांबे की किसी वस्तु को जब रेत मल पेपर से रगड़ा जाता है, रेगमाल बोलते हैं इसको, तो रगड़ी गई जगह पे चमक दिखाई देने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि धातुएं चमकदार होती है। सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है? मिट्टी तेल में नहीं रखेंगे तो बेचारा सोडियम क्या करेगा? वायु से अभिक्रिया कर लेगा, जल से भी अभिक्रिया करता है, बहुत तेज क्रियाशील होता है बेचारा, क्या करे। वायुमंडल की नमी, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा करके रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोना भू परपटी में उत्कृष्ट अवस्था में पाया जाता है और लोहा नहीं, क्यों नहीं ऐसा होता है? तो देखते हैं। सोना एक उत्कृष्ट धातु है, अतः उसकी क्रियाशीलता यानी सक्रियता बहुत कम है, इसलिए वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहा प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसकी सक्रियता क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा अगले प्रश्न पे।
सोना प्राकृतिक अवस्था में मिलता है। तांबा विद्युत के तार के लिए उपयोग किया जाता है। अब स्व में है, इसमें देखिए अगला पार्ट है ये। सोडियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा क्रियाशील। तो यही सब बताना है, इसमें इसके उत्तर दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला है सोना एक उत्कृष्ट धातु है, इसकी सक्रियता बहुत कम है, इसलिए वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा तन्य तथा विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। और नंबर स है सोडियम एक अत्यंत सक्रिय धातु है, अतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकती और नहीं होती है। लेड, टाइटेनियम, फास्फोरस, सल्फर के क्या उपयोग हैं तो बताना। सबसे पहले लेड का उपयोग देखिए, साइकिल मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टांका लगाने एवं तार एवं नलों के पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है लेड का। टाइटेनियम देखो कहाँ होता है, मशीनों के विभिन्न भाग, उपग्रह तथा रॉकेट के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। सल्फर के उपयोग क्या, दवाइयां, बारूद, पटाखे बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि लोहे पर जंग लगने के लिए वायु और जल आवश्यक है। ये तो पीछे भी बता दिया था। प्रयोग करने के लिए क्या करना है, 3 प्रक्रिया लेते हैं जिनमें से प्रत्येक में लोहे की एक पिन रख लेते हैं और पहली प्रणाली में कुछ निर्जल कैल्शियम क्लोराइड तथा दूसरी प्रणाली में को उबलते हुए पानी से भर देते हैं और तीसरी प्रणाली में कुछ मात्रा में पानी डाल देते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में रखा गया है ये, और ये उबलते हुए जल में रखा गया और ये पानी में रखा है, लेकिन जंग इसी में लगता है। थोड़ा सा पानी है यहाँ पे और बाकी यहाँ वायु है ऊपर। ये दोनों हो गया, पानी और वायु दोनों मिलने के कारण जो है ये इस पर जंग तेजी से लगता है। यहाँ देखो जंग लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उबलते हुए पानी में लगता है तो इस पर कोई जंग नहीं लगता है, इस पर भी जंग नहीं लगता है, ये जंग नहीं लगता है, इस पर भी जंग नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखना, इसकी जो आवश्यक कंडीशन है वायु और पानी दोनों की दोनों ही है। चलिए अब देखते हैं क्या है। 3-4 दिनों के पश्चात प्रणालियों के अवलोकन से पता चलता है कि केवल तीसरी प्रणाली की कील पर जंग लगी है। प्रणाली में वायु और जल नमी नहीं है क्योंकि कैल्शियम CaCl2 जल शोषक है। दूसरी प्रणाली में पानी है पर वायु नहीं है क्योंकि उबलते में वायु निकल जाती है उबलते हुए जल में। तीसरी प्रणाली पूरी भरी नहीं है, उसमें वायु और पानी दोनों हैं। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जंग लगने के लिए वायु और पानी दोनों ही आवश्यक है। ये अंतिम प्रश्न आ गया आपका। कुछ सामान्य धातुओं का की जल, वायु तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया की सूची बनाइए। चलिए सूची भी बना लेते हैं। तो ये धातुएं हैं बच्चों, ये है जल से क्रिया है और ये वायु से क्रिया है और ये अम्ल से क्रिया है। इसके प्रभाव बताना। सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम क्या करता है, तेजी से क्रिया करता है तथा ठंडे पानी में हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस बना देता है। और वायु में क्या करता है, वायु में तेजी से जल करके ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है H2O। और ये अम्ल के साथ बड़ी तीव्रता से अभिक्रिया करता है। नंबर 2 पे पहला नंबर खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम। ये क्या है, गर्म करने पर ठंडे पानी से तेजी से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये जलने पर ऑक्साइड बनाते हैं और स्थिर अभिक्रिया करते हैं। नंबर अगला है जस्ता तथा लोहा। ठंडे पानी में हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं परंतु गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। जलाने पर ऑक्साइड बनता है और स्थिर अभिक्रिया करते हैं। तांबा बच गया। तांबा क्या करता है, ठंडे पानी व भाप के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, जलता नहीं है और कोई अभिक्रिया नहीं देता है। इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी वीडियो को देख सके। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और वे भी लाभ उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।